एप्पल फेमस है एक प्रीमियम टेक कंपनी होने की जिसके प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा है। Well, they eliminated their cheapest phone this year and sold an even more expensive and bigger one. बहुत से लोग एप्पल को डिज़ाइनर ब्रांड जैसे गुची और लुइस विटॉन के साथ कंपेयर करेंगे जिनका ग्रॉस मार्जिन 50% से ऊपर होता है। और जब आप प्रोडक्ट देखोगे $1000 का मॉनिटर स्टैंड और $700 के एप्पल व्हील्स, तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि एप्पल का ऐसी इमेज बनी हुई है। मगर सच्चाई की बात करें तो एप्पल के पास सबसे कम मार्जिन होता है टेक इंडस्ट्री की बात करें तो। मेरी बात गलत मत समझना, मगर क्योंकि एप्पल बहुत सारा पैसा कमाता है, हर साल की अर्निंग जो कि $111.85 बिलियन है, जो कि तीसरी सबसे बड़ी है इस दुनिया में। मगर जो चीज़ दिमाग में रखने वाली ये है कि जो एप्पल का रेवेन्यू है वो भी उतना ही ज़्यादा है, 362 बिलियन हर साल। इसी के साथ साथ जो कि चौथा सबसे बड़ा है इस दुनिया में। मार्जिन की बात करें तो एप्पल का जो नेट मार्जिन है वो 20% हुआ है और ये पिछले दशक से चलता आ रहा है और ये पिछले 12 महीनों से बदला है, जो कि 25% हो गया क्योंकि उनकी सर्विसेज की वजह से। और दूसरी तरफ गूगल का जो मार्जिन है वो 30% रहता है, इन्वीडिया का मार्जिन 32% रहता है, फेसबुक का मार्जिन 36% रहता है और माइक्रोसॉफ्ट का नेट मार्जिन 38.5% रहता है। लेकिन इनमें से कोई भी वीज़ा की बराबरी नहीं कर सकता जिसका नेट मार्जिन है 51% का। मगर फिर भी एक वही कंपनी है एप्पल जिसकी वजह से उससे ज़्यादा हेट मिलती है क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस वो बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो किस तरह से एप्पल जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो ओवर प्राइस ब्रांड इमेज के नाम से बेचता है, जो कि सिर्फ एक मार्केटिंग है। जो सबसे पहला कारण है एप्पल के नेट मार्जिन बाकी टेक कंपनीज के बराबर नहीं है क्योंकि वही अकेला है जो कि हार्डवेयर बिजनेस में है, क्योंकि उन्हीं को एक फिजिकल प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, मटेरियल्स लेके आने होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स को पैक करना होता है, फिजिकल एप्पल स्टोर्स चलाने होते हैं, रिटेलर्स के साथ काम करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट्स को शिप करना पड़ता है और बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है, हार्डवेयर बिजनेस जो है वो कम प्रॉफिटेबल होते हैं सॉफ्टवेयर बिजनेस से। मगर एप्पल कितना बना लेता है अपने आईफोन्स और मैकबुक के साथ। एक बात हमारे लिए यहाँ पे अच्छी है कि एप्पल पब्लिक कंपनी है जिसकी वजह से अपने सारे फाइनेंशियल्स क्वार्टरली बेसिस पे वो पब्लिश करते रहते हैं। तो अगर अपन उनके मोस्ट रिसेंट क्वार्टरली रिपोर्ट को देखें तो हमें दिखता है कि 65 बिलियन का जो रेवेन्यू आया था एप्पल का, इसी की वजह से उसमें से 38.9 बिलियन आईफोन से आया था, 9.2 बिलियन मैक से आया था और 8.3 बिलियन आईपैड से आया था। इसी के साथ साथ 8.8 बिलियन जो है एसेसरीज और बाकी डिवाइसेस से आया था। जैसा कि आप देख सकते हो आईफोन की सेल जो है वो 60% रहती है एप्पल के एंटायर का जो प्रोडक्ट उनका रेवेन्यू है उससे। और इसी के साथ साथ जो आईफोन्स होते हैं उसी के लिए एप्पल का जो बीच में रहती है प्राइसिंग, और हमारा जो एनालिसिस है वो भी आईफोन के ऊपर रहेगा। तो एप्पल का जो सबसे पॉपुलर आईफोन है इस साल का वो है स्टैंडर्ड आईफोन, और जो इस साल के आईफोन 13 की प्राइस है वो है $800 की। इन चीज़ों को हटाकर एप्पल का जो पहला खर्चा है जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसको देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होता है, जो पैसा एप्पल लगानी पड़ती है एप्पल को अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, पिछले 3 महीनों में ये $82.69 बिलियन आया, यानी कि 65.7% उनके प्रोडक्ट रेवेन्यू का। इस डेटा को आईफोन 30 पे करें तो आपको $526 हर फ़ोन पे लगते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको आईफोन 13 $200 के डिस्काउंट के साथ कैरियर या रिटेलर से मिलता है तो जो आपको आईफोन मिल रहा है वो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर ही मिल रहा है। एक और चीज़ अपने को ध्यान में रखने वाली ये है कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो एक खर्चा नहीं होता, क्योंकि जो दूसरा खर्चा आता है वो होती है रिसर्च और डेवलपमेंट की। पिछले 3 महीनों में रिसर्च और डेवलपमेंट जो है $5.772 बिलियन पे आई, मगर एप्पल ये लिस्ट नहीं करता कि वो कितना उसके प्रोडक्ट्स पे है और कितना ज़्यादा उनकी एप्पल की सर्विसेज पे, जैसे एप्पल म्यूजिक हो गया। मगर कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखें तो 89% जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर चला गया, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ भी यही चीज़ है। और मुझे लगता है कि हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो एप्पल की सबसे बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट है वो उनके प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में, जो कि उनके प्रोडक्ट्स में काम आती है, जैसे iOS हो गया, फेस आईडी हो गया, टच आईडी हो गया और बाकी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि 89% जो है रीजनेबल एस्टिमेट होगा, मगर अगर एस्टिमेट बचा के करें तो हम इसको 75% रख लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि एप्पल जो है अराउंड $4.329 बिलियन पर क्वार्टर खर्च करता है अपने प्रोडक्ट रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट में, जो कि आता है 6.6% अपने प्रोडक्ट रेवेन्यू, या फिर बात करें तो $53 हर एक आईफोन 13 पे। आगे बढ़ते हुए हमारे पास सेलिंग के जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिसमें मार्केटिंग का खर्चा अपने स्टोर्स पे करने की साथ ही साथ पेटेंट्स, लाइसेंस और बाकी सारी चीज़ें जो एप्पल को चलाने में काम आती है वो आती है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये $5.616
16 बिलियन डॉलर्स आया था। और अगर 75/25 का स्प्लिट करें अपन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बीच तो हमको 4.212 बिलियन डॉलर हर क्वार्टर में मिलता है, जिसकी वजह से 6.5% जो उनका प्रोडक्ट रेवेन्यू है वो $52 होता है हर आईफोन 13 पे। और जो आखिरी एक्सपेंस उनके पास रहता है वो है इनकम टैक्सेस। पिछले 3 महीनों में एप्पल ने 2.697 बिलियन डॉलर्स इनकम टैक्सेस में दिए हैं। इसी की वजह से इस कैटेगरी में हमारे पास 75/25 का अजप्शन को अगर रिवर्स करें अपन तो ऐसा लगता है कि जो एप्पल का सर्विस बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है उनके प्रोडक्ट बिजनेस से, क्योंकि जो इनकम टैक्स आता है सर्विस रिलेटेड रेवेन्यू से वो ज़्यादा होता है इनकम टैक्स के प्रोडक्ट रिलेटेड रेवेन्यू के लिए। और अगर परसेंटेज की बात करें तो हमें अगर ऐसा माने कि 25% को जो एप्पल का टैक्स बिल है वो प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉफिट से आता है तो हमें $674 मिलियन मिल जाते हैं। और उनके प्रोपोर्शन अगर प्रोडक्ट की बात करें जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड होता है तो हमें 1.7% या $8 पर आईफोन 13 मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से $639 हर एक आईफोन 13 पे लगता है। तो इसकी वजह से एप्पल को $161 प्रॉफिट होता है या फिर एग्जैक्टली 20% का। अगर एप्पल आईफोन 13 की प्राइस $700 लगता तो उनका नेट मार्जिन जो है वो 10% भी नहीं होता। तो एक बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 750 काफ़ी सही है और इतना ही नीचे जा सकते थे, इसी वजह से $800 बिल्कुल सही हो जाता है मेरी ओपिनियन में। तो दूसरी और चीज़ ये ध्यान में रखने वाली है कि एप्पल का आईफोन लाइनअप जो है वो बहुत सस्ता है आईफोन 13 से, क्योंकि आईफोन 13 में हमें 13 मिनी, 12 मिनी और 11 और SE भी मिल जाते हैं देखने को। और यही सारे जो मॉडल है इनका जो नेट मार्जिन है वो 10 से 15% का रहता है। और दूसरी साइड देखें तो हमारे पास 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स है, जिसमें हाँ ये बात तो है कि ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है 30 से 40% का, या 40% से ऊपर भी हो सकता है। मगर बहुत कम लोग हैं जो इन फ़ोन्स को ख़रीदते हैं और उन्हें भी ये पता होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हैं। बाकी जो आईफोन बायर्स होते हैं उनके लिए इतने ज़्यादा बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक और चीज़ हमें देखने वाली ये है कि जो सबसे ज़्यादा लोग आईफोन ख़रीदते हैं तो वो रिटेल प्राइस में नहीं ख़रीदते हैं, क्योंकि वो अपने कैरियर के साथ डील में लेते हैं या फिर डिस्काउंट का वेट करते हैं रिटेलर से, और वो पुराने जनरेशन को भी ख़रीदते हैं। और अगर आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से ख़रीदते हो कैरियर और रिटेलर से तो $100 से $200 का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि एप्पल को ही देना पड़ता है। तो सच्चाई तो ये है कि जो एवरेज कंज्यूमर है वो ज़्यादा पे नहीं कर रहा आईफोन्स के लिए। और अगर ये केस है तो बाकी सारी कंपनीज कैसे बहुत सस्ते में एप्पल के जैसे ही प्रोडक्ट्स दे देती है। तो इसका जवाब में तो दो पहलू हैं, और सबसे पहली बात करें तो पैसे कमाने के और भी तरीके हैं उनके पास। सबसे ज़्यादा फेमस वैल्यू स्मार्टफोन्स की लिस्ट में गूगल पिक्सल का लाइनअप आता है। गूगल पिक्सल 6 जो है आईफोन 13 से कंपेरेबल है, मगर वो $200 सस्ते में आता है $600 में आईफोन के। तो अगर हमारी मैथ को देखें तो इसकी वजह से गूगल का जो प्रॉफिट मार्जिन है $29 का उनको घाटा होगा हर सेल में। तो किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है? यहाँ पे कोई सीक्रेट तो नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है, क्योंकि गूगल अपने फ़ोन्स को या तो बिना प्रॉफिट के बेच रहा है या फिर लॉस में बेच रहा है। और ये हो सकता है अजीब लगे, मगर ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कंज्यूमर टेक इंडस्ट्री में। ये बेस्ट एग्जांपल इसका ले लेते हैं गेमिंग कंसोल्स। मई ऑफ 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने एडमिट कर लिया था कि वो अपने एक्सबॉक्स को लॉस में बेच रहे हैं, और एक्सबॉक्स और जो पिक्सल सीरीज़ है वो पैसा उसमें तब बनता है जब सेल हो जाती है, सेल होने के समय नहीं बनाते, क्योंकि जो गूगल का प्रॉफिट आता है वो google.com से आता है। और जो उनका सबसे पहला गोल है अपने स्मार्टफोन से तो वो है कि आप google.com का इस्तेमाल करो। एप्पल के पास भी पैसे कमाने के तरीके हैं जब वो फ़ोन बेच देगा, मगर जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप एप्पल म्यूज़िक ख़रीदने पे या iCloud ख़रीदने पे फोर्स नहीं करता एप्पल आपको, या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से कोई भी ऐप खरीदने को फोर्स नहीं करता। मगर पिक्सल की बात करें तो हम अगर आप एक्टिवली अवॉइड करते हो गूगल की सर्विसेज को, उसके अलावा आपको वो एड्स दिखाएंगे, आपका डेटा कलेक्ट करेंगे और पैसे उसी से कमाने वाले हैं वो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस तरह से पैसा कमाना सही है, इस तरह से गलत है, मगर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो एप्पल है उसमें यूज़र्स को चूज़ कर सकते हैं कि एप्पल को पैसे देने हैं, जिससे की वजह से वो एप्पल ज़्यादा पैसे बना सकता है या नहीं। मगर गूगल के साथ ये है कि हमें गूगल की सर्विस को अवॉइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गूगल पैसे ना बनाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो एप्पल को अपना पैसा है वो पहले ही बनाना पड़ता है, जहाँ की कॉम्पिटिटर्स को नहीं बनाना पड़ता। और सबसे बड़ा यही कारण है कि एप्पल के प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। और इसी के साथ साथ बात करें तो गूगल का जो है नेट मार्जिन ज़्यादा है एप्पल से, तो टेक्निकली हम पिक्सल के लिए ज़्यादा पे कर रहे हैं आईफोन के। बस ये बात है कि वो पैसा हमारी जेब से नहीं जा रहा।
जो एक और सबसे बड़ा कारण है, एप्पल के प्रोडक्ट अपने कंपटीशन से ज़्यादा पैसों में होते हैं क्योंकि वो पैसे हर एस्पेक्ट में बांटते हैं अपने बिजनेस में। अब उनके एम्प्लॉयज़ की बात कर लेते हैं। अब एप्पल जो है अपने आईफोन चाइना में मैन्युफैक्चर करता है, जिसका लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कंपटीशन भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि एप्पल कोई साधु है। मगर अब बात करें सफ़ेद कॉलर में काम करने वालों की, तो एप्पल उन्हें काफ़ी अच्छे पैसे देता है। मगर जो मीडियन कॉम्पनसेशन है एप्पल में वो है 1,49,000 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि जो रिटेल एम्प्लॉयज़ और कस्टमर सपोर्ट की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है अमाउंट। मगर अगर हम डिपार्टमेंट जैसे बिजनेस डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स या एचआर के डिपार्टमेंट को देखें, जो एवरेज सैलरीज है वो $2 लाख से ऊपर की है। सबसे बड़ी कंपनी जो डिस्ट्रॉय करती है एप्पल को वैल्यू में वो है शाओमी और हुआवे। मगर ये सारी कंपनीज चाइना में बेस्ड है और ये कंपनी हो सकता है बहुत अच्छे से काम दे रही हो और ज़्यादा पे कर रही हो चाइनीज़ स्टैंडर्ड के हिसाब से। मगर क्योंकि मैं चाइनीज़ सैलरी से वाकिफ़ नहीं हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर मैं तो ये जानता हूँ कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब शाओमी की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनका 2,16,000 युआन कमाता है, जिसका मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा मगर $33,800 है। अब आप गैस करो कि एप्पल कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पे करता होगा। जो मिनिमम एप्पल अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पे करता है वो है $1,62,000 और ये नंबर $7,68,000 तक बढ़ जाता है अपने चीफ इंजीनियर्स के लिए। और मुझे लगता है कि एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन के लिए इतना कहना ठीक रहेगा। इसी के साथ साथ बड़े कॉम्पनसेशन के अलावा एप्पल के पास और भी सारे एक्सपेंसेस है जो कि कॉम्पिटिटर्स हटा देते हैं बिल्कुल। एप्पल के पास 515 स्टोर्स है पूरी दुनिया में, जहाँ पर गूगल के पास सिर्फ एक है। इसी के साथ एप्पल एक वैसी कंपनी है जो कि नई टेक्नोलॉजी जैसे फिंगरप्रिंट रीडर, फेस आईडी, वायरलेस हेडफोन जैसे बनाता है। हाँ, अब वो खुद ने तो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है, मगर उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ को इस तरह से बनाया कि हम आज उन्हें इस्तेमाल कर पा रहे हैं और बाकी कॉम्पिटिटर्स जैसे एप्पल से कॉपी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की R&D की कॉस्ट बच जाती है। अगर ये सारी बातें सच है तो इस दुनिया में एप्पल ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे $700 के एप्पल वीज बिना दिमाग के क्यों लॉन्च करता है? आंसर जो है बड़ा आसान है, ये सिर्फ मार्केटिंग है। आपको क्या लगता है कितने लोग ये इतने महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदने वाला है? आंसर जो इसका है कोई भी नहीं खरीदने वाला और एप्पल को भी ये बात पता है। वो अपने प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर्स में स्टॉक नहीं करती और अगर आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो पूरे साल लगा देता है शिप होने में। प्रो स्टैंड की बात कर लेते हैं, 15 से 17 दिन लगाता है मेरे घर आने में और वहीं पर iPhone 13 को मैं ऑर्डर करता हूँ जो कि और भी ज़्यादा डिमांड में है, वो मेरे घर कल ही आ जाएगा फ्री में। आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं $1,000 का मॉनिटर स्टैंड खरीद रहा हूँ जो कि एप्पल के 90% प्रॉफिट मार्जिन में आता है, तो मेरे को 1 घंटे में डिलीवरी मिल जानी चाहिए। मगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा है क्योंकि एप्पल इन प्रोडक्ट्स को कुछ भी मानने नहीं रखता। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो एक हेडलाइन बनाने के लिए और लोगों को मीम बनाने के लिए बनाया है एप्पल ने, ताकि लोग उसकी बात करें और एप्पल एक लग्जरी स्टेटस ब्रांड है इसकी बात करें, जबकि वो ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग मुझे गलत मत समझना, एप्पल काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाता है मगर वो ज़्यादातर साइको की तरह है, यानी कि रोलेक्स की तरह। मगर उनकी मार्केटिंग की वजह से आप उनकी इस बात पे कन्विंस ही हो जाओगे। तो अपनी उसकी हेडलाइंस से मत पढ़ना। एप्पल जो है अपने ज़्यादातर प्रोडक्ट को ओवर प्राइस नहीं करता। उनके प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट पहले ही बनाना पड़ता है और उनके बिजनेस का चलाने का खर्चा ज़्यादा है। दिन के आखिर में वो 10 से 20% का प्रॉफिट लेके चलते हैं जब बात आती है उनके कंज्यूमर प्रोडक्ट को। क्या आपको लगता है कि एप्पल के प्रोडक्ट ज़्यादा पैसे या ओवर प्राइस्ड है? कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको एप्पल का देखने का नज़रिया बदल चुका है, और हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को भी ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर आइडियाज़ देने के लिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और भी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्स के लिए देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।